गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष में हमने आपको महासागरों के बारे में पढ़ाया था और उसमें उनकी उत्पत्ति एवं विशेषताएं बताई थीं। हमारा जो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है उसके बारे में बताया था। आज हम आपको बताते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। जो अटलांटिक महासागर है वह हमारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये हमारा यूरोप है, यह हमारा अफ्रीका है। तो इन दोनों महाद्वीपों के बीच हमारा अटलांटिक महासागर स्थित है। इसकी आकृति एस के आकार की बनी हुई होती है। मैंने आपको कटकों के बारे में पढ़ाया था। तो जो विश्व का सबसे बड़ा कटक है वह अटलांटिक कटक है। वह लगभग ग्रीनलैंड यहाँ से शुरू होकर पूरा यहाँ साउथ अटलांटिक ओशियन तक आता है कटक। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था प्रशांत महासागर के बारे में। तो प्रशांत महासागर की स्थिति हमारी यह है, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर ये कुछ हिस्सा इसका यह है एवं कुछ हिस्सा यह है। और जो मैंने इसकी विशेषता बताई थी रिंग ऑफ फायर के बारे में, रिंग ऑफ फायर ये पूरा जो क्षेत्र है ये यहाँ हमारा जापान है। यह क्षेत्र यहाँ पर जागृत ज्वालामुखियों की पेटी पाई जाती है एवं ये जो पूरी श्रेणी है ये यहाँ भी सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखियों की श्रेणी पाई जाती है। तो इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग 8,29,60,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रशांत महासागर का लगभग आधा क्षेत्र है। इसकी जो चौड़ाई है वह विषुवत रेखा पर 2160 किलोमीटर है एवं अटलांटिक महासागर की औसत गहराई जो है वह 3,920 मीटर है। अभी जो मैंने इसका बताया था अभी अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, इसकी जो लंबाई है वह लगभग 14,400 किलोमीटर है। इस कटक को उत्तरी गोलार्ध में यानी जो नॉर्थ एन लिखा है, एन का अर्थ है नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में इसे डॉल्फिन कटक एवं दक्षिणी गोलार्ध में इसे चैलेंजर कटक कहा जाता है। एस फॉर सदर्न हेमिस्फीयर, एन फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगला हमारा है हिंद महासागर। जो हमारा हिंद महासागर है इसका क्षेत्रफल है लगभग 7,34,00,000 वर्ग किलोमीटर एवं इसकी जो औसत गहराई है वह 3,873 मीटर है। इसकी जो स्थिति है वह भारत के जस्ट नीचे हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। ये पूरा क्षेत्र है हमारा, ये इंडियन ओशियन के अंतर्गत आता है। इस इंडियन ओशियन में जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में इंडियन ओशियन का ही भाग जो है वह अरब सागर के रूप में जाना जाता है एवं पूर्व में इसका ये जो खाड़ी है यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी जीके में पूछ लिया जाता है कि किस महासागर का नाम किस देश के नाम पर है, तो वह हम कहेंगे हिंद महासागर, जिसका नाम है इंडिया के आधार पर पड़ा हुआ है इंडियन ओशियन या हिंदुस्तान हिंद महासागर। इसमें हमारे जो मुख्य द्वीप हैं वे मालदीव हैं, सेशलिस द्वीप हैं। देखिए अगला जो हमारा हेडिंग है वह है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक।
तो सबसे पहला जो हमारा कारक है वह है लंबवत व क्षैतिज रूप से प्राप्त होने वाला ताप। तो जो महासागरों को लंबवत जो ताप प्राप्त होता है वह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी के धरातल पर जब पड़ती हैं तो वह धरातल के साथ साथ सागरीय जल पर भी पड़ती हैं। तो उनके प्रवेश के कारण सूर्य की जो लघु प्रवेशी किरणें होती हैं उनके कारण सूर्य महासागर का जो तापमान है वह बढ़ता है। इसे ही हम लंबवत तापमान कहते हैं। क्षैतिज रूप से प्राप्त होने वाला ताप, जब महासागरों की गर्म लहरें अर्थात मध्य भाग में विषुवतीय भाग में जो लहरें होती हैं वे लहरें जब गति करती हैं, धाराएं जब गति करती हैं तो वह अपना गर्म पानी अन्य क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं। इसके अतिरिक्त जब गर्म हवाएं सागरीय स्तर के ऊपर से होकर आती हैं या बहती हैं तो वे भी क्या करती हैं, वे भी अपने साथ साथ जो ऊपर का पानी होता है, ऊपरी स्तर का जो पानी होता है महासागरों का, उसे भी गर्म करती हुई चलती हैं। और साथ ही वे अपने साथ जो भी गर्म पानी ले जाती हैं धाराओं के रूप में महासागरों का, उसको भी गर्म करती हुई चलती हैं। तो यही हमारा लंबवत एवं क्षैतिज रूप से होने वाला तापमान वितरण है। अगला हमारा है स्थल खंडों का वितरण अर्थात अक्षांश स्थिति। देखिए, स्थल खंडों का वितरण एवं अक्षांशीय स्थिति सागरीय जल को किस प्रकार प्रभावित करती है। यहाँ हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्री अर्थात विषुवतीय रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये हमारी मध्य रेखा है। यहाँ का जो हमारा तापमान है महासागर का वह हमेशा गर्म रहता है क्योंकि ये मध्य भाग है। और मैंने आपको बताया है जो पृथ्वी का जो मध्य भाग है विषुवत रेखा के आसपास का, वह क्षेत्र साल भर सूर्य की सीधी किरणों के कारण गर्म ही रहता है। इस क्षेत्र में कभी भी सर्दी की ऋतु नहीं पड़ती है, लगभग 0 से 10 डिग्री के बीच में। इससे ऊपर यानी 10 से 23.5 डिग्री के मध्य में 23.5 डिग्री लगभग यहाँ होगी। ये हमारा इंडिया है, इंडिया के लगभग बीच में से जाती है 23.5 डिग्री की रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो 10 से 23.5 डिग्री के बीच में जहाँ कहीं भी ऊंचे क्षेत्र होंगे केवल वहीं पर ठंडा मौसम होगा, अन्यथा अन्य क्षेत्रों पर जो धरातल के संपर्क में होगा या समुद्र स्तर के समकक्ष ही होगा, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु ही रहती है। तो कहने का तात्पर्य है इस क्षेत्र का पानी यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं नीचे की ओर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो पानी होगा समुद्र का, वह हमेशा गर्म रहता है। जब हम 23.5 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो वहाँ ऋतु परिवर्तन के कारण हमारी पृथ्वी की जब स्थिति बदलती है, उत्तरायण एवं दक्षिणायन होती है, उस दौरान पानी जो हमारा महासागरीय जल है वह अपनी भौतिक स्थिति को बदलता है, अर्थात गर्म एवं ठंडा होता है ऋतु परिवर्तन के आधार पर। इसके अतिरिक्त जब हम इससे भी ऊपर जाते हैं अर्थात 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वह शीतोष्ण कटिबंध होता है। उस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन के आधार पर पानी गर्म एवं ठंडा होता है। जब हम इससे भी ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री के ऊपर, तब वहाँ जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र का पानी एक तो गर्म रहता है क्योंकि जो भी स्थलखंड होते हैं वहाँ पर चलने वाले कारखाने, फैक्ट्रियाँ वगैरह उस क्षेत्र के वातावरण को, उस क्षेत्र की जलवायु को गर्म रखती हैं। इस गर्मी के कारण वहाँ का पानी जमने नहीं पाता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा और ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमें हिमखंड मिलते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है
वो ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ हमें हिमखंड मिलते हैं। जब हम नीचे की ओर आते हैं तो नीचे हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसमें शो नहीं किया गया है, नीचे की ओर है। वहाँ हमारा जलीय क्षेत्र जो होता है वह ठंडा रहता है। तो इस प्रकार से अक्षांशीय स्थिति एवं स्थलखंड सूर्य के तापमान को महासागरों के तापमान को प्रभावित करते हैं। अगला हमारा है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं अर्थात जो समुद्री धाराएं हैं, जो मध्य क्षेत्र है हमारा 0 डिग्री के आसपास का, यहाँ जो हमारी धाराएं चलती हैं ये पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर एवं इसके नीचे जो बल लगते हैं, जो हमारी पृथ्वी के स्थलखंड के नीचे जो बल लगते हैं उनके आधार पर इस क्षेत्र का पानी, इस क्षेत्र का जल धाराओं के रूप में उत्तरी गोलार्ध में एवं दक्षिणी गोलार्ध में विस्तृत होता रहता है। इस क्षेत्र का जो गर्म पानी है, जो गर्म जल है, जो गर्म धाराएं हैं, वे जिस भी ओर बहेंगी उस ओर अपना गर्म जल लेकर के जाती हैं, जिससे वहाँ का तापमान प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा ऊपरी क्षेत्र है अर्थात 60 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, या हम कह सकते हैं 30-40 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, यहाँ की जब ठंडी धाराएं एवं इससे नीचे की, इस क्षेत्र से नीचे की धाराएं, यहाँ हमें 45 डिग्री तक का दिया गया है, पूरा 90 डिग्री तक का नहीं दिया गया है। तो जो ठंडे क्षेत्र की जो धाराएं होती हैं वे अपना जल जो है जब विषुवत रेखा के आसपास आती हैं तो वे अपना ठंडा जल इन क्षेत्रों के आसपास लेकर के आती हैं। मध्य में हमारी विषुवत रेखा होती है, तो विषुवत रेखा के आसपास जो चलने वाली धारा होती है वो विषुवतीय धारा होती है। धाराओं के बारे में हम विस्तार से आपको धाराओं के चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। धाराओं का हमारा अलग टॉपिक है, उसमें हम विस्तृत रूप से समझाएंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें जो हैं वे भी स्थल खंडों के आधार पर ठंडी एवं गर्म होती हैं। तो ये पवनें जब जिस ओर चलती हैं, ये समुद्र के जिस स्थान से भी हो करके आती हैं, वे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि विषुवत रेखीय क्षेत्र से गर्म पवनें बहती हुई आएंगी तो वे जिस ओर विस्तारित होंगी वहाँ पर जा करके उस क्षेत्र के पानी को गर्म कर देंगी। और इसके अतिरिक्त जब ठंडे क्षेत्र से पवनें प्रवाहित होंगी तो वे जिस क्षेत्र में जाएंगी वहाँ के जल को ठंडक प्रदान करेंगी। अगला हमारा है हिमशिलाओं का प्रभाव। हिमशिला अर्थात बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं जिन्हें हम आइसबर्ग कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, सॉरी यहाँ आइसबर्ग ही आएगा, ग्लेशियर पर हिमनद होते हैं, बर्फ़ की नदी। जो हिमशिलाएं होती हैं आइसबर्ग, ये महासागरीय तापमान को प्रभावित करती हैं। अब ये किस प्रकार प्रभावित करती हैं? हिमशिलाएं बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जहाँ पर भी जिस भी क्षेत्र में ये होते हैं वहाँ के पानी का तापमान जो है ये बहुत कम रखते हैं, अर्थात वहाँ का पानी बहुत ठंडा रहता है। और ये जब पिघलते हैं, धीरे धीरे पिघलते हैं, तो उस क्षेत्र का जो जल होता है ठंडा, वह जिस भी क्षेत्र में जाता है धाराओं के रूप में, वह उस क्षेत्र में जा कर के वहाँ के जल को प्रभावित करता है, तापमान को प्रभावित करता है और वहाँ के जल को वह ठंडा कर देता है। यहाँ एक नोटेबल बात यह है कि महासागरों का जो औसत तापमान है वह 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। वह अत्यधिक ना तो बढ़ता है ना ही अत्यधिक कम होता है, क्योंकि जल की जो स्थिति है वह यह है कि जल देर से ही तो गर्म होता है एवं देर से ही ठंडा होता है। जब हम गहराई में जाते हैं तो महासागरों का जो तापमान है वह घटने लगता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वे अत्यधिक गहराई में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, अर्थात अत्यधिक गहराई का जो जल है महासागरों का वह ठंडा ही रहता है, फिर चाहे वह विषुवत रेखा पर ही
क्यों ना हो। जब हम अधिक गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर जल हमें ठंडा ही मिलेगा।